आप देख रहे हैं एकेएस ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ आपको क्लास 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट एनसीईआरटी तैयारी, बोर्ड एग्जाम स्ट्रेटजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। These are the physical quantities which have only magnitude but no direction। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? इट इज स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय अ सिंगल नंबर। और स्केलर क्वांटिटी को एक सिंगल नंबर से स्पेसिफाइड किया जाता है अलोंग विथ प्रॉपर यूनिट। साथ में इसमें यूनिट होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मास। तो मास क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। अब किसी चीज़ का मास मान लेते हैं 10 kg है, तो बस इसका मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर क्वांटिटी को। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है? टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, वर्क, ईटीसी। तो ये सभी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको इसमें सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। द रूल्स फॉर कंबाइनिंग स्केलर फॉलोज सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो कभी भी हम लोग जब स्केलर क्वांटिटी को कंबाइन करते हैं तो सिंपली जो अलजेब्रा का रूल्स होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, स्केलर कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड जस्ट एज ऑर्डिनरी नंबर। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग चाहे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब एक ऑर्डिनरी नंबर की तरह कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें दोनों हो मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो ये दोनों जिसमें होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? एंड ओबे द ट्राइंगल पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये दोनों को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इट इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर। तो जब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड को जस्ट एक नंबर से लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को वेलोसिटी लिखना है। ठीक है, तो वेलोसिटी किसी चीज़ का 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये जो नंबर है उससे हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे। एंड इट्स डायरेक्शन, साथ में इसका डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेक्टर में ये एरो लगा देंगे। ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। अब एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम, फोर्स, ये सभी क्या है? ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये सब में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। क्लियर है? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस टाइप एंड ऑल्सो बाय एन एरो प्लेस्ड ओवर अ लेटर। तो वेक्टर को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो बोल्ड फेस टाइप लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एफ के ऊपर एरो है, ए के ऊपर एरो है, बी के ऊपर एरो है। इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड। तो जो एरो हेड लगाते हैं इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। एंड द एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन, और ये जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको सिंपली हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटेड बाय मोड ऑफ वी और सिंपली वी। तो जब भी हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मॉड में लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फोर्स है, तो इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको मॉड में लेंगे। ठीक है, और इसको सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को। आया समझ में? अब देखते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो फ्रेंड्स वेक्टर का दो टाइप होता है, एक होता है पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल वेक्टर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पोलर वेक्टर क्या होता है। Vectors which have a starting point or a point of application are called polar vector। तो वैसा वेक्टर जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसको क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। ठीक है,
जैसे देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है? इस टाइप के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोलर वेक्टर। एग्ज़ाम्पल होगा फ़ोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी सब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है? अब समझते हैं एक्सियल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट द रोटेशनल इफ़ेक्ट। तो वैसा वेक्टर जो रोटेशनल इफ़ेक्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्ट करता है, आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। तो ऐसा वेक्टर को क्या कहेंगे? एक्सियल वेक्टर। जैसे वैसा वेक्टर जो रोटेशनल इफ़ेक्ट को बताएगा और साथ में ये हुआ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग, ठीक है? अब जैसे देखिए, यहाँ एग्ज़ाम्पल है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, तो ये सभी क्या होता है? ये सभी रोटेशनल फिज़िकल क्वांटिटी होता है, ठीक है? तो ये रोटेशनल इफ़ेक्ट को बताएगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इधर, ठीक है? द एक्सियल वेक्टर विल हैव इट्स डायरेक्शन अलोंग इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो यह अभी हम लोग देख चुके हैं कि एक्सियल वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा, इसके अलोंग होगा। अब क्या है? डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशनल इफ़ेक्ट। अब ये डिपेंड करेगा इसका डायरेक्शन कि ये क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज़। जैसे देखिए, इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्लॉकवाइज़ होगा और ये इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज़ होगा। तो डिपेंड करेगा कि ये क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज़ मूव कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग इसका ये डायरेक्शन होगा, ठीक है? अब समझते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनिशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है? मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या समझते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है? फॉर अ वेक्टर ए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ ए और सिंपली ए। तो किसी भी वेक्टर जो ए है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मॉड ऑफ ए में और या ए में, ठीक है? अब चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ठीक है? इसका वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस जब निकालेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ ए या फिर सिर्फ ए। और ये निकालते कैसे हैं? तो ये आई कैप, जे कैप और के कैप का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और 9, ये 13 और ये 16। तो 13 और 16 हो गया रूट 29। तो इस तरह से ये मॉडुलस निकल जाता है, इतना यूनिट्स। क्लियर है? अब समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग आगे। सेकंड टर्म है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी बट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है? वैसा वेक्टर को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ठीक है? अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए इज रिटन एज ए कैप। तो यूनिट वेक्टर जो होता है उसको इस तरह से ए कैप के फॉर्म में लिखा जाता है एंड रीड एज ए कैप, ठीक है? इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बाय मोड ऑफ वेक्टर ए, या फिर वेक्टर ए और ए, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अब देखिए, अगर यहाँ से हम मैग्नीट्यूड, अगर हम वेक्टर ए निकालना चाहेंगे तो क्या होगा कि मोड ऑफ वेक्टर और वेक्टर यूनिट वेक्टर, ये दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो वेक्टर दे देगा, ठीक है? हेंस एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मैग्नीट्यूड टाइम्स द यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर, उसके यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं अलोंग इट्स ऑन डायरेक्शन, और इसका साथ में अपना डायरेक्शन जो होता है वो दे सकते हैं, ठीक है? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है और
जेड एक्सिस के अलोंग के कैप होता है। तो ये यूनिट वेक्टर होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का वो यूनिटी होता है, 1 होता है। एंड हैज नो यूनिट और नो डायमेंशन। और इसका ना ही कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर with magnitude 0 and having an arbitrary direction is called a null vector। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और इसका कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर, ठीक है। और इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। दिस वेक्टर इज ऑल्सो नोन एज जीरो वेक्टर। तो इसको जीरो वेक्टर भी कहते हैं। एंड डोनेटेड बाय जीरो, इसको डिनोट करते हैं जीरो से। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या होगा कि वैसा ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी हो उसका वेलोसिटी वेक्टर लेंगे तो वो जीरो होगा क्योंकि रुका हुआ है। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या कहेंगे? नल वेक्टर। आया समझ में? आगे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो हम लोग क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ए है ओपी के अलोंग, और एक एसक्यू के अलोंग वेक्टर बी है। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसको क्या कह देंगे हम लोग? इक्वल वेक्टर। आया समझ में? अब देखते हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट डायरेक्शन आर अपोजिट। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ठीक। अब एक दूसरा वेक्टर ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज माइनस ए। तो नेगेटिव वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस ए से। आया समझ में? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा? द टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइन। ठीक है। दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में होगा या पैरेलल होगा या सेम लाइन में होगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों ए और बी सेम लाइन में है, यहाँ पे ए और बी जो है ये पैरेलल है, ठीक है, और ये ए और बी यहाँ पे एंटी पैरेलल है, तो ये सभी क्या है? कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए इफ वेक्टर ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, अगर मान लेते हैं वेक्टर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड अलोंग अ लाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो दोनों को हम लोग सेम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि फिगर ए में दिखाया गया है ये दोनों, ठीक है। और अलोंग द पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन। और देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन में है दोनों सेम डायरेक्शन में जैसा फिगर बी में दिखाया गया है। और अलोंग पैरेलल लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। और यहाँ पे देखिए दोनों पैरेलल लाइन है और अपोजिट डायरेक्शन जैसा सी में फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? कोलिनियर वेक्टर। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। अब दो कोलिनियर वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इन दिस केस द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स विल बी जीरो। और जब दो वेक्टर पैरेलल होगा, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल वेक्टर है, अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। Similarly, two collinear vectors having opposite direction are called anti-parallel vectors। अब दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इन दिस केस द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स विल बी 180 डिग्री। अब ये दोनों केस में थीटा का जो वैल्यू होगा, एंगल जो होगा वो कितना होगा? 180। क्लियर है? कोलिनियर वेक्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। अब समझते हैं कोप्लेनर वेक्टर किसको कहते हैं। द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वैसा वेक्टर जो सेम प्लेन पे लाई करता हो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। जैसे समझते हैं, मान लेते हैं एक पेज ले लेते हैं, पेपर। तो ये एक प्लेन कहलाता है। अब इसमें मान लेते हैं जो भी वेक्टर होगा
किसी भी डायरेक्शन में हो, वो क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर होगा, सॉरी कोप्लेनर वेक्टर होगा, ठीक है? ये किसी भी डायरेक्शन में हो, एक ही पेज में होगा, तो वैसा वेक्टर क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। These vectors A, B, and C are lying in the same plane of paper as shown in the figure, hence they are coplanar vector। अब फिगर से समझते हैं, यहाँ A, B और C तीन वेक्टर है, तीनों एक ही पेपर में लाई कर रहा है, सेम प्लेन पे, तो इसको कोप्लेनर कहेंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, को इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ओ है, यहीं से स्टार्ट किया है वेक्टर ए, और इसी पॉइंट ओ से स्टार्ट किया है वेक्टर बी, दोनों एक ही पॉइंट सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इसको क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। समझते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। इफ टू और थ्री यूनिट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर नोन एज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। दो या तीन यूनिट वेक्टर जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, उसको क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे द यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis, z axis are denoted by i cap, j cap and k cap. These are orthogonal unit vector। अब देखिए x axis, y axis और z axis, x axis के along i cap, y axis के along j cap और z axis के along k cap, तो ये तीनों क्या होता है? तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, तो इसको कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आया समझ में? नेक्स्ट है लोकलाइज्ड वेक्टर। दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड आर नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। तो वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पॉइंट फिक्स होगा, तो उसको को बोलेंगे लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इनिशियल पॉइंट लाई एट द ओरिजिन। जैसे किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे होता है, जो फिक्स होता है, तो उसको क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड वेक्टर। आया समझ में? अब हम लोग समझते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। दोज वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड आर नोन एज नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। तो वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा तो क्या कहेंगे? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। मान लेते हैं किसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर, जो अभी हम लोग देख रहे थे एग्जाम्पल में। A vector which gives position of an object with reference to the origin of coordinate system is called position vector। वैसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बताएगा, इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएगा, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ए वेक्टर है जो किसी वेक्टर का पोजीशन को बता रहा है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगल ले रहे हैं थीटा। आया समझ में? तो इसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो जब भी हम लोग पोजीशन वेक्टर देखते हैं तो ओरिजिन से देखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल आर। पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन विद ओरिजिन एट ओ। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट का मोशन को कंसीडर करेंगे एक्स और ये वाई प्लेन में, और उसका ओरिजिन कहाँ है? ओ पे। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट ए एट एनी इंस्टेंट टी। मान लेते हैं किसी टाइम पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए पे है, ठीक है? पॉइंट ए पे यहाँ पे। देन ओ ए इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। तो ऑब्जेक्ट ए का ए पॉइंट पे ओ ए जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पोजिशन वेक्टर को, और ओ ए को हम लोग लिखेंगे आर से। क्लियर है? तो ये हुआ पोजिशन वेक्टर। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। The vectors which tells how much and in which direction of an object has changed its position in a given interval of time is called displacement vector। तो कोई भी वेक्टर जो ये बताएगा कि कितना और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? जैसे मान लेते हैं यहाँ से ओ से अगर देखेंगे ऑब्जेक्ट ए, तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट ए का, उसको R1 लिखेंगे। इसी तरह मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी पे है, तो ओ से देखेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया बी का, इसको R2 लिखेंगे।
अब मान लेते हैं ए से बी अपना कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज किया, तो जो पोजीशन चेंज किया टाइम इंटरवल पे एक फिक्स डायरेक्शन में, इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे और इसको ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ए से बी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो रहा है उसको डेल्टा आर, यहाँ R1 और R2, तो ये डेल्टा R1 और R2 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसका स्ट्रेट लाइन जो जॉइनिंग करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ अंडरटेकन बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू पोजीशन। अब ये दो पोजीशन के बीच में कौन सा पाथ वो लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन। मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज इट इज एट पॉइंट ए, मान लेते हैं ये पॉइंट ए पे यहाँ पे है। एट एनी इंस्टेंट टाइम टी एंड एट पॉइंट बी, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में ये पॉइंट बी पे पहुंच गया एट एनी लेटर इंस्टेंट टाइम टी। ठीक है। देन वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी से टी डैश पे। तो यहाँ पे मान लेते हैं टाइम टी वन, यहाँ टी था और यहाँ पे आया तो टी डैश हुआ, तो यहाँ से यहाँ जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। अब ये जो ए बी वैक्टर होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। ठीक है। इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, मान लेते हैं पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 और y1 है। ठीक है। एंड बी का यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x2 और y2। ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, तो पोजीशन वेक्टर जो इसका ए का होगा उसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे R1 इक्वल्स टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। और इसका पोजीशन वेक्टर को क्या लिखेंगे? बी का, तो इसको लिखेंगे R2 x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो इस तरह से इसका पोजीशन वेक्टर को दोनों को लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ए बी कैन बी गिवन एज, तो ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1, और डेल्टा आर क्या लिख देंगे? R2 माइनस R1 कर देंगे। ठीक है। अब देखिए जब निकालेंगे डेल्टा आर, तो ये R2 माइनस R1, R2 का वैल्यू क्या है? ये है R2 का वैल्यू यहाँ पे है x2 आई के प्लस y2 जे के माइनस x1 आई कैप माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा y1 जे कैप। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे आई कैप, तो x2 माइनस x1, ये आई कैप प्लस यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1, इसमें और इसमें जे कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा डेल्टा आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय, जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड ऑफ लिखेंगे या डेल्टा आर लिखेंगे। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो या तो पाथ लेंथ, दो पॉइंट के बीच में जो पाथ लेंथ है उसके इक्वल होगा या उससे लेस देन होगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फॉर थ्री डायमेंशनल इज, अब अगर ये थ्री डायमेंशनल में होगा तो क्या हो जाएगा? मैग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जब हम लोग थ्री डायमेंशनल देखेंगे तो z भी आ जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह के और भी वीडियो मिल सके। फ्रेंड्स दोस्तों को भी अपना शेयर कीजिए, जिससे कि वो सबको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, और चैनल को लाइक भी कर लीजिए। क्लियर है? और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आज का टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए समझते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order,
इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को अगर दो साइड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। तब क्या होगा कि उसी ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। क्या है? कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी दैट लाई इन द सेम प्लेन एज शॉन इन द फिगर। हम लोग दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो एक ही प्लेन पे है ना। ड्रॉ अ वेक्टर ओ एम इक्वल एंड पैरेलल टू वेक्टर ए एज शॉन इन द फिगर बी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओ एम जो है एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो इक्वल होगा, पैरेलल होगा वेक्टर ए का। फ्रॉम हेड ऑफ ओ एम we draw a vector mn equal and parallel to vector b। और यहाँ a के हेड से mn एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो b के इक्वल और पैरेलल होगा। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय on which join the tail of a and head of b। अब क्या होगा, ऐसा होगा तो रिजल्टेंट जो होगा वो वेक्टर क्या देगा, ओ एन। और ये कहाँ से होगा, तो ये ए के टेल से और बी के हेड से इसको ज्वाइन करेंगे तो यही रिजल्टेंट देगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ओ एन है, तो ओ एन इक्वल्स टू यहाँ से ओ एम और एम एन। अब ओ एम और एम एन को अगर ऐड करेंगे तो ओ एन मिलेगा। ओ एन जो है वो आर है और ओ एम ए है और एम एन पी है, तो इस तरह से आर इक्वल्स टू ए प्लस। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of a parallelogram drawn from a point। देखिए इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर दो वेक्टर किसी पार्टिकल पे सेम टाइम पे एक्ट करता है, उस कंडीशन में किसी पैरेललोग्राम का जो दो साइड होगा, दो अगल बगल का साइड जैसे ओ पी एंड ओ आर, ये उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। Then their vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। अब ऐसा होगा तो यहाँ से जो सेम पॉइंट है यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे और यही डायगोनल जो होगा उसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड को, यही डायगोनल जो होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रिजल्टेंट को देगा जो कि सेम पॉइंट पे होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ओ है, यहाँ से एक वेक्टर ए इधर आया, एक वेक्टर बी इधर आया, ये पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो डायगोनल होगा यही डायगोनल ये दोनों का मैग्नीट्यूड को देगा। ठीक है, और ये जो डायगोनल होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब जैसे देखिए इस यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, दो वेक्टर लिए ए और बी lie in the same plane as shown in the figure A। अब यहाँ पे दो वेक्टर है A और B, दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहा है और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम कॉमन पॉइंट O, मान लेते हैं O से कॉमन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ड्रॉ अ वेक्टर OP इक्वल एंड पैरेलल टू A। अब यहाँ पे एक वेक्टर OP ड्रॉ किए ये जो A के इक्वल और पैरेलल है, एंड वेक्टर OR इक्वल एंड पैरेलल टू B। अब यहाँ इसी पॉइंट से एक वेक्टर OR रिप्रेजेंट
ड्रॉ कर रहे हैं जो बी पैरेलल और इक्वल है। कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर एज शोन इन द फिगर बी। अब हम लोग ओ पी, अब इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, यहाँ पे क्यू और ये आर, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो ये पैरेललोग्राम होगा। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय ओ क्यू। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो ओ क्यू है, यही रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो ओ क्यू होगा वो होगा ओ पी प्लस क्यू आर। तो ओ पी प्लस क्यू आर के इक्वल हो गया। तो रिजल्टेंट वेक्टर ओ क्यू आर दे रहा है और ओ पी है ए और क्यू आर है बी। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। जब हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है वो देखेंगे। तो फर्स्ट है इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग ए में बी को ऐड करेंगे वो इक्वल होगा बी में ए को ऐड करेंगे उससे। इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है, इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये कि ए प्लस बी में अगर हम सी को ऐड कर देते हैं वो इक्वल होगा बी प्लस सी में अगर हम ए को ऐड करते हैं तो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है इट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब ये है कि ए प्लस बी में अगर हम लेमडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेमडा ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेमडा ए प्लस लेमडा बी। और अगर फोर्थ पॉइंट क्या है, ए में अगर हम जीरो ऐड करते हैं जीरो वेक्टर को तो वो ए ही देता है। आया समझ में। अब चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल है जो ईस्ट की तरफ 12 मीटर जाता है। अब यहाँ फिगर से समझते हैं। ये सेंटर है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो नॉर्थ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो साउथ होगा, इस डायरेक्शन में वेस्ट होगा और राइट में जाएंगे तो ईस्ट होगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है जो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर एंड 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, और यहाँ से 5 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब बी पॉइंट पे पहुंच रहा है मान लेते हैं। अब ये 6 मीटर अपवर्ड जा रहा है वर्टिकली। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके सम का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे। सपोज इनिशियली द पार्टिकल इज एट ओरिजिन ओ। मान लेते हैं इनिशियली पार्टिकल यहाँ था, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। अब यहाँ पे फिगर से समझते हैं। यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ गया ओ से ए तक वो डिस्टेंस है 12 मीटर। ए से बी गया वो है 5 मीटर और बी से सी गया जो वर्टिकली अपवर्ड था वो 6 मीटर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ओ पी और ए ये वाला ट्राइंगल से हम लोग निकाल देंगे ओ बी। ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल ओ ए बी से ओ बी निकालेंगे तो ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ओ ए और ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए प्लस ए बी का स्क्वायर होगा तो ओ ए का वैल्यू है 12 और ए बी का वैल्यू है 5। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। ये ऐड करेंगे तो 169 होगा। यहाँ से 13 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब ये पता चल गया कि ये जो ओ बी है ये 13 मीटर है। अब यहाँ से हम लोग ये छोटा वाला ट्राइंगल फिर करेंगे यूज, ओ बी और सी। ओ बी सी में अब हम लोग निकालेंगे ये ओ सी। ठीक है, यही फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो देखिए अगेन यूज करेंगे ओ बी सी ट्राइंगल। तो ओ सी जब होगा वो यहाँ से ओ बी और ये बी सी का स्क्वायर में होगा अंडर रूट। तो ओ बी में वैल्यू आया है 13 और बी सी का जो वैल्यू है ये यहाँ है 6। तो ये लिखेंगे 6 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये दोनों का ऐड कर देंगे तो वो 205 होगा अंडर रूट।
और ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा 14.35 मीटर और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मतलब ये है कि किसी वेक्टर में अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। चलिए समझते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर लैम्डा, देन we get a new vector along the direction of vector A and its magnitude becomes lambda times the magnitude of given vector। मतलब ये है कि जब भी हम लोग किसी वेक्टर में अगर हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए का, और जो वेक्टर इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए के डायरेक्शन में होगा। जैसे यहाँ समझते हैं, ये वेक्टर ए है, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 3a हो गया। मतलब a का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 गुना हो गया, और डायरेक्शन जिधर a का था उधर ही है। तो ऐसे सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर a with negative real number minus lambda, then we get a vector whose magnitude is lambda times the magnitude of vector A, but direction is opposite to that of vector A। इसी तरह जब हम लोग वेक्टर A में मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव रियल नंबर से तो ये हो जाएगा इतना, वेक्टर A का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो A के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? अब इसको समझते हैं। जैसे A है, इसमें -4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये -4a हो गया, लेकिन ए का डायरेक्शन इधर था, अब ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो जब भी हम लोग किसी नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम, वी विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो जब हम लोग वेलोसिटी वेक्टर में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। अब समझते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज डिफाइंड एज द सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज टू और मोर वेक्टर कंबाइंडली प्रोड्यूसेस। रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो सिंगल वेक्टर है और ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर मिलके करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 केस होता है। केस 1, व्हेन 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? कंसीडर द वेक्टर्स a एंड b आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एज ऑन बिलो। मान लेते हैं वेक्टर a और वेक्टर b है जो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब क्या होगा देखते हैं। देन द resultant of this vector is given by a vector having direction as same as that of vector a and b, and the magnitude of the resultant vector will be equal to the sum of respective vector a vectors, that is a plus b। मतलब ये है कि जब दो वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे, वेक्टर a और वेक्टर b, तो ये रिजल्टेंट देगा r। अब ये r जो होगा ये दोनों के सम के इक्वल मैग्नीट्यूड देगा, और डायरेक्शन जो होगा वो a और b का जो डायरेक्शन है उधर ही होगा। क्लियर है? अब देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा। अब यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b। अब ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो सब्ट्रैक्ट करके होगा। ठीक है? और डायरेक्शन जो होगा वो ए और बी दोनों में जो बड़ा होगा उसके तरफ डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का।
जैसे अगर बी बड़ा है ए से तो आर का डायरेक्शन बी के अलोंग होगा। अगर ए बड़ा है बी से तो आर का डायरेक्शन ए के अलोंग होगा। क्लियर है? अब समझते हैं कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर्स। If three vectors acting on a point object at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in the same order, their resultant is zero. मान लेते हैं तीन वेक्टर्स किसी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे सेम टाइम पे काम कर रहा है और ये तीन वेक्टर्स जो है किसी ट्राइंगल का तीन साइड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? और तीनों साइड जो है वो सेम ऑर्डर में है, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो 0 होगा और कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे 3 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पे सेम टाइम पे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रायंगल का 3 साइड ओपी, पीक्यू और ओक्यू। ठीक है? देन क्या होगा देखते हैं। तो जैसे ये वेक्टर ए है, ये ट्रायंगल का ओपी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेक्टर बी है, ये ट्रायंगल का पीक्यू साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर सी है, जो ट्रायंगल का क्यूओ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों का डायरेक्शन सेम ऑर्डर पे है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट 0 होगा और ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो ए बाय ओ पी, जैसे ये ए है और ये साइड ओ पी, इसी तरह बी बाय साइड क्या है पी क्यू और सी बाय साइड क्या है ओ क्यू। क्लियर है? टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब क्या होता है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, उसको लिख सकते हैं मोड ऑफ वेक्टर ए या फिर सिर्फ ए। इसी तरह बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी या फिर सिर्फ बी। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है समझते हैं। तो जब भी हम लोग ए और बी का डॉट, तो ये होता है ए और बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, साथ में यहाँ पे कॉस थीटा आता है। ये जो थीटा है वो एंगल, इसी को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब चलिए समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो ये क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है और साथ में दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका कोसाइन आता है, जैसे कि यहाँ है। क्लियर है? इट इज द इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब क्या है कि यहाँ पे केस वन देखिए, व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल। अब ये दो वेक्टर जो लिए हैं अगर ए और बी पैरेलल होगा, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल जो होगा थीटा वो 0 डिग्री हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू 1। तो फाइनली ये आ जाएगा ए बी। इसी तरह केस टू क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, मतलब जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब देखिए यहाँ दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो जब यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ए और बी 0 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 0। तो मतलब ये है कि जब दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो उसके डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आएगा 0। अब केस 3 देख लेते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ थर्ड केस क्या है कि मान लेते हैं एक वेक्टर ए है और यहीं से एक वेक्टर बी है इधर।
अब ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180। तो 180 एंगल होगा, तो अब देखिए क्या होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और जब यहाँ पे कॉस 180 का वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो ए बी जो होगा वो आ जाएगा -AB। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है तो वो आ जाएगा -AB। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि डॉट प्रोडक्ट का, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैसे करते हैं वो समझते हैं, चलिए। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, इसका वैल्यू है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। वेक्टर बी है, इसका वैल्यू है B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। अब ये दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये दोनों को कर दिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन सिंपली जैसा अलजेब्रा में हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे A1 आई कैप को ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1 B1 इसके साथ कर दिए, फिर A2 B2 इसके साथ, A1 B2 इसके साथ कर दिए, और यहाँ पे आई जे हो गया। इसी तरह A1 आई कैप को इसके साथ जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 B3 और ये आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह अब A2 जे को तीनों के साथ करेंगे, और फिर A3 के को फिर इस तरह से तीनों के साथ करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तीनों के साथ, तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा वो A1 B1, A2 B2 और A3 B3 आएगा। अब ऐसा आ रहा है क्यों? क्योंकि देखिए, जब I और I1 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या J और J का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या K कैप और K कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये 1 होगा। लेकिन अगर I और J या I और K डिफरेंट वाला का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब सेम वाला का करेंगे तो 1 1 आएगा, और बाकी जितना डिफरेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए I1 A1 B1 A2 B2 और A3 B3 आ रहा है। आया समझ में? अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? ए और ए का डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर होगा। ए डॉट बी जो होगा बी डॉट ए के इक्वल होगा। फिर ए डॉट बी प्लस सी, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डॉट बी और ए डॉट सी। फिर सी डॉट ए डॉट बी अगर करेंगे तो ये इक्वल होगा सी डॉट ए प्लस, सॉरी, डॉट ए इंटू बी का। फिर जब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का प्रोडक्ट साथ में कॉस थीटा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, और ये है वेक्टर बी। दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो उसी तरह वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो होगा उसको मोड ऑफ वेक्टर ए या ए लिख सकते हैं। इसी तरह बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मोड ऑफ वेक्टर बी या बी लिख सकते हैं, और दोनों के बीच में यहाँ पे थीटा है। तो जब ए क्रॉस बी करते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है, साथ में यहाँ एंगल जो आता है वो साइन थीटा आता है। और एक चीज़ है कि ये दोनों जो है एक ही प्लेन पे है, तो इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर आता है एन कैप। तो यहाँ पे ये एन कैप लेते हैं। तो ये हो गया दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? डिफिनेशन से समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साथ में साइन थीटा आता है, दोनों के बीच का एंगल। क्लियर है? तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, यहाँ से। तो ये फिगर है, जैसे यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब ए क्रॉस बी जो होगा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और यहाँ पे एन कैप आएगा एक यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं दो वेक्टर का तो कैसे होता है। तो मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, आई A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। इसी तरह बी है, B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। तब ए क्रॉस बी जब हम लोग करेंगे तो कैसे होगा वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप, और इसका जो कॉफिशिएंट है A1 A2 और A3, ये एक लाइन में लिख लेंगे। फिर
बी का जो कोएफ़िशिएंट है इसमें B1, B2, B3 ये लिख लेंगे। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जब हम लोग आई कैप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा कॉलम और ये रो नहीं दिखेंगे। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। तो ये हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2, B3 बीच में माइनस साइन देते हैं, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे, जब I1 लेंगे, तो यहाँ पे A2, A3 और P2, P3 लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इधर से क्रॉस ऐसे। तो ये हो जाएगा A2, B3 बीच में माइनस साइन देंगे, फिर इधर से करेंगे। ये हो जाएगा B2, A3 और ये आई कैप। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं और ये फिर पॉजिटिव लेते हैं। अब जब J लेंगे, J कैप को, तो देखिए क्या लेंगे, पूरा ये रो नहीं लेंगे, ये कॉलम नहीं लेंगे और ये रो नहीं लेंगे। तो यहाँ इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा A1, B1, A3 और B3। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ऐसे क्रॉस A1, B3 बीच में माइनस साइन, फिर इसको ऐसे B1, A3 और साथ में J कैप। तो देखिए ये वैल्यू आ गया J कैप और यहाँ माइनस। फिर इसको जब लेंगे K कैप को, तो यहाँ प्लस लेंगे, तो यहाँ ले लिए प्लस। अब K कैप लेंगे तो ये पूरा ये रो नहीं और ये कॉलम नहीं, तो इसको लेंगे। तो K कैप का भी समझ लेते हैं। A1, A2, B1, B2 फिर से उसी तरह पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो A1, B2 बीच में माइनस साइन, फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे B1, A2 और यहाँ पे K कैप। तो देखिए ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आई कैप क्रॉस आई कैप सेम है, या जे कैप क्रॉस जे कैप सेम है, के कैप क्रॉस के कैप यहाँ भी सेम है। तो जब सेम वाला क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो होगा। उसके बाद आई और जे का क्रॉस करेंगे तो के आएगा, जे और के का क्रॉस करेंगे तो आई आएगा, के और आई का क्रॉस करेंगे तो जे आएगा। अब इसका रिवर्स करेंगे, जैसे यहाँ आई और जे था, अब जे और आई करेंगे तो माइनस के आएगा। यहाँ जे क्रॉस के है, अब उसका रिवर्स करेंगे के क्रॉस जे, तो यहाँ माइनस आई आएगा। फिर यहाँ पे के क्रॉस आई कैप है, अब इसका रिवर्स कर देंगे आई और के, तो ये माइनस जे आएगा। केस 1 समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। तो दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, जैसे कि हम लोग इस पॉइंट में देखें। इसी तरह म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। तो जब भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल होगा ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। अब समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी। तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए ऐसा इक्वल होगा। फिर ए बी प्लस सी में क्रॉस करेंगे तो ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी प्लस में आ जाएगा। इसी तरह से ये भी होगा। और यहाँ देखिए एम ए क्रॉस बी अगर करते हैं तो ये ए क्रॉस एम बी हो जाएगा। इसी तरह बी प्लस सी डॉट ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें भी आएगा क्रॉस और ए सी में भी आएगा क्रॉस। फिर ए क्रॉस ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर आता है। इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक क्वेश्चन है। ये क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं। द वेक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट। उसके बाद बी हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 यूनिट है। एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 15 यूनिट। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब मॉड में ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये दिया हुआ है 15 यूनिट। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा ये फाइंड करना है। तो हम लोग देख चुके हैं फार्मूला ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। इसका वैल्यू दिया है 15, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6 और साइन थीटा। और 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। फिर ये
1 और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा, ये 2 इधर डिवाइड आएगा तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब जब साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा तो यहाँ पे थीटा साइन कितना का वैल्यू होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर इन अ सर्कल। यूनिट वेक्टर को एक सर्कल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है और ये के कैप है। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप ये देगा के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप दिया। इसी तरह जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो ये दे देगा आई कैप। फिर के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो वो जे कैप दे देगा। मतलब जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट वाला देगा। इसी तरह जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जैसे के कैप क्रॉस जे कैप तो ये दे देगा माइनस आई कैप। इसी तरह जे कैप क्रॉस आई कैप तो ये दे देगा माइनस के कैप। मतलब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो माइनस में आएगा वैल्यू और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो प्लस में आएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए समझते हैं। इफ अ वेक्टर b is to be subtracted from vector a, then we have to invert the vector b and then add it with vector a according to law of addition of two vectors। जब हम लोग को वेक्टर b को वेक्टर a से सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले वेक्टर b को हम लोग को इन्वर्ट करना होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा। उसके बाद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग को इसको ऐड करना होगा। जैसे समझते हैं, मान लेते हैं एक वेक्टर b है और एक वेक्टर a है। अब इस वेक्टर b को a में माइनस करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले इसका डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे। तो इसका डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे मतलब इसको नेगेटिव वेक्टर में लेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे मतलब वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b। इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर a माइनस वेक्टर b ये आ जाएगा और इसको मान लेंगे r जो वैल्यू होगा। क्लियर है? हेंस अब इसको आगे समझते हैं। हेंस द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर b फ्रॉम वेक्टर a इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर नेगेटिव b या नेगेटिव ऑफ वेक्टर b टू वेक्टर a। मतलब ये है कि वेक्टर b को अगर हम वेक्टर a से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर b को वेक्टर a से ऐड करेंगे। आया बात समझ में? इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखिए हम लोग ये निकाल चुके हैं। तो r जो होगा वो a प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b होगा और ये क्या आ जाएगा a माइनस बी। इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब यहाँ से समझते हैं, जैसे ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b, ये जो वेक्टर b है उसको इस डायरेक्शन में ले लेते हैं इधर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वेक्टर b हो गया। अब इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो मान लेते हैं ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा है। तो टोटल यहाँ से यहाँ एंगल कितना होता है 180। तो ये जो छोटा सा एंगल है ये कितना बन जाएगा? ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा जो होगा तो ये b है तो ये माइनस b हो जाएगा। अब ये एंगल अल्फ़ा, तो ट्रायंगल लॉ से याद होगा कि ये जो थर्ड साइड होता है वो रिजल्टेंट देता है। तो वेक्टर r जो है वो a प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, ये दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली a माइनस b आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी दो वेक्टर को। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के सब्ट्रैक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ये है कि जब भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब a माइनस बी करेंगे और b माइनस ए करेंगे ये इक्वल नहीं होगा। सेकंड है इट डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। मतलब ये है कि अगर a में b माइनस सी को माइनस कर देंगे और a माइनस बी में अगर c को माइनस कर देंगे तो भी ये इक्वल नहीं होगा। तो ये क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। थर्ड पॉइंट ये है इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये है कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी जैसा लेमडा से a माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेमडा अंदर मल्टीप्लाई होगा लेमडा a माइनस लेमडा बी, तो ये इक्वल होगा।
इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? अब चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट एंड 7 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो फोर्स है, एक पार्टिकल पे काम कर रहा है। मान लेते हैं एक फोर्स जो है वो दिया हुआ है इधर ईस्ट के डायरेक्शन में है, वो 5 न्यूटन है, और एक दूसरा फोर्स है जो साउथ के डायरेक्शन में है, वो -7 न्यूटन है। तो इस पार्टिकल पे टोटल कितना फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो देखिए इसको मान लेते हैं 5 न्यूटन को ए और -7 न्यूटन को बी। तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स का, तो फॉर्मूला हो जाएगा √a² प्लस -b²। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू दिया हुआ है -7, तो -7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 का -7 का स्क्वायर 49। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 74 आएगा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8.6 न्यूटन आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एनालिटिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से हम लोग को वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें भी वही चीज़ है। देखिए क्या है, देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी एट एन एंगल थीटा। मान लेते हैं दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। इफ़ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, देन फर्स्ट इन्वर्ट द वेक्टर बी। अगर हम लोग को वेक्टर बी को ए से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम लोग को बी का इन्वर्ट करना होगा, मतलब उसका नेगेटिव वेक्टर निकालना होगा, एंड देन ऐड विथ ए, और उसके बाद वेक्टर ए से ऐड करना होगा। अब इसको समझते हैं फिगर से। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। तो जैसे यहाँ पे वेक्टर ए को डॉटेड लाइन में अगर आगे बढ़ाते हैं, ये इस डायरेक्शन में वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो वो माइनस ऑफ वेक्टर बी होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी होगा। अब वेक्टर बी और ए, ये एंगल है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस थीटा। अब जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे आर, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वही चीज़ कर रहे हैं। वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, अब इसको हम कर रहे हैं तो ये ए माइनस बी, इस तरह से रिजल्टेंट आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब देखिए रिजल्टेंट वेक्टर तो ये आ गया ए माइनस बी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अगर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, आर, ये मोड ऑफ आर √a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। अब देखिए क्या होता है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस पाई माइनस अगर थीटा लेते हैं, तो यहाँ 180 है तो कॉस रहेगा, और ये जो थीटा होगा वो थीटा लिखेंगे। लेकिन 180 माइनस थीटा जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरह से ये जो इसका वैल्यू माइनस कॉस थीटा आएगा। तो जब यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जो साइन है प्लस, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट का वैल्यू आया। अब यहाँ पे देखना है कि थीटा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल है। अब यहाँ पे क्या है कि मैग्नीट्यूड में कुछ थीटा के कारण से डिफरेंसेस आएगा। अब वो क्या आएगा वो हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है आर इक्वल्स टू √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। अब केस वन समझते हैं, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। जब यहाँ पे थीटा 0 ले लेंगे, तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab और 1। अब अगर इसको ध्यान से देखते हैं, तो क्या होता है, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, a माइनस बी। अब a माइनस बी जो आया, ये मिनिमम वैल्यू आया रिजल्टेंट का, ये क्या आया, मिनिमम वैल्यू। तो देखिए फाइनली जब 0 डिग्री होगा तो r का वैल्यू a माइनस बी होगा, और ये मिनिमम होगा। इस तरह से क्या होता है कि अगर 90 डिग्री ले लेते हैं, तो कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो पूरा वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, √a² प्लस b²। तो ये सेकंड केस है जब 90 डिग्री होता है। अब थर्ड केस क्या है कि यहाँ पे थीटा कितना लेना है, 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री अगर लेते हैं, तो इसका वैल्यू होता है -1। अब अगर हम यहाँ -1 रख दें इसके जगह पे, कॉस थीटा की जगह पे, तो ये -1 और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा
प्लस, अब प्लस जब हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा, और जब 2ab कॉस थीटा होगा प्लस में, तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी आ जाएगा। और अब ये क्या होगा, अब ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा कि जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो r जो होगा वो a प्लस बी आएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब एक क्वेश्चन इससे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट आर एट एंगल 60 डिग्री। दो वेक्टर है, मान लेते हैं एक का 3 यूनिट ए है, दूसरा बी है 4 यूनिट, और दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। अब दोनों के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। यहाँ पे ए का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, बी का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, फिर -2a3b4 और cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो अगर यहाँ पे हम 1/2 रखते हैं तो 2 और ये 4 2 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो ये आ जाएगा 12, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25 आएगा। 25 में -12 करेंगे तो √13 आएगा, और √13 को अगर सॉल्व करेंगे तो 3.61, तो इतना यूनिट्स आएगा आंसर। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन प्लेन। प्लेन का मतलब इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन है, जैसे एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में हम लोग को वेक्टर्स का रेजोल्यूशन करना है। ठीक है, अब समझते हैं कि ये क्या क्या है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ splitting a single vector into two or more vectors in different direction which collectively produce the same effect as produced by the single vector alone is known as resolution of vector। मतलब ये है कि मान लेते हैं एक सिंगल वेक्टर है a, अब इसको स्प्लिट करना है दो या दो से अधिक वेक्टर में। मान लेते हैं x y और z, इस तरह से दो या दो से अधिक वेक्टर में इसको स्प्लिट कर दिए। अब क्या है कि ये तीनों मिलके उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि ये सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट। क्लियर है? तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, द वेरियस वेक्टर इनटू विच अ सिंगल वेक्टर इज स्प्लिटेड आर नोन एज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब जो ये सिंगल वेक्टर को अलग अलग वेक्टर में हम लोग स्प्लिट किए हैं, एक्स में, वाई में, जेड में, तो ये तीनों क्या कहलाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्लियर है? resolution of a vector into two components vector along the direction of two given vectors is unique। अब देखिए, जब हम लोग वेक्टर का रेजोल्यूशन करते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, तो इसी के डायरेक्शन के अलोंग, तो उसका जो सिंगल इफेक्ट आता है वो क्या आता है, यूनिट आता है। मतलब रेजोल्यूशन जो होता है वेक्टर का वो यूनिक इफेक्ट देता है। अब इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा और अच्छे से। देखिए, टू अंडरस्टैंड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द कंपोनेंट्स वेक्टर, मतलब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को कंपोनेंट वेक्टर में समझने के लिए लेट अस डिस्कस द वेक्टर एज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो हम लोग को क्या करेंगे, वेक्टर को यूनिट वेक्टर का कॉम्बिनेशन में लेंगे। मतलब समझते हैं, देखिए यहाँ मान लेते हैं एक वेक्टर आर है। ठीक, अब आर जो है ये कॉम्बिनेशन होगा दो यूनिट वेक्टर का, आई कैप और जे कैप का। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये वेक्टर। अब देखिए कि अगर मान लेते हैं इसको हम लोग इस तरह से लेते हैं, ये एक्स एक्सिस में है और इधर वाई एक्सिस में है। तो एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको लिखेंगे एक्स आई कैप, और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर, उसको लिखेंगे वाई जे कैप। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे एक्स और ये वाई। तो ये कंप्लीट हो गया वेक्टर आर। अब जो यहाँ पे एक्स आई कैप और वाई जे कैप आया, ये एक्स आई कैप और वाई जे कैप, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर। आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है। The scalar x and y are called components और resolved part of R। अब जो यहाँ x है और ये y है उसको क्या बोल देंगे, ये बोलेंगे
वेक्टर आर का रिजॉल्व्ड पार्ट या कंपोनेंट्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये एक्स है तो एक्स एक्सिस में होगा और ये वाई है तो वाई एक्सिस में होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ सेंटर है, ये एक्स एक्सिस में आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप, एंगल दोनों के बीच में थीटा। अब जब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ यहाँ से यहाँ तक का है एक्स और यहाँ से यहाँ तक है वाई, तो बस ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये एक्स एक्सिस में, और इधर वाई एक्सिस का डिस्टेंस है वो वाई हो गया। अब इसका रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो आर जो होगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ एंगल थीटा है। अब अगर ये जो आया है वेक्टर का रिजल्टेंट, अगर इसका डायरेक्शन निकालना होगा तो लिखेंगे टेन थीटा, ये वाई एक्सिस में जो वैल्यू आएगा बाय एक्स एक्सिस में जो वैल्यू आएगा वो डिवाइड करके, क्योंकि देखिए यहाँ थीटा के सामने जो होता है ये पी होता है और ये हो जाएगा बी, तो टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो पी जो है वो पैरेलल है वाई एक्सिस का, तो वाई में जो वैल्यू आएगा ए वाई, और ये बी जो है वो एक्स एक्सिस में जो आएगा ए एक्स। तो इस तरह से अगर यहाँ थीटा निकालना चाहेंगे तो ये टेन इधर ले आएंगे, तो ये टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स इस तरह से निकलेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज की प्रोजेक्टाइल मोशन क्या समझते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है तो उस पे सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स काम करता है, जिसके कारण से वो कर्व पाथ ऑब्जेक्ट अटेंड कर लेता है और वापस नीचे गिर जाता है। तो ऑब्जेक्ट के इस मोशन को प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करता है उसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट होगा उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे। क्लियर है? अब समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे टेनिस बॉल या बेसबॉल को थ्रो किया जाता है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अटेंड करेगा। इसी तरह जब भी किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है। इसी तरह एक बॉडी को जब हम लोग ट्रेन के विंडो से थ्रो करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन को ही अटेंड करता है। इसी तरह मान लीजिए कोई टंकी है, टंकी के बॉटम से अगर एक छोटा सा होल कर दिया जाए और वहाँ से जो पानी फ्लो करेगा तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। या फिर जैवलिन थ्रोवर या जो एथलीट होता है जो जैवलिन थ्रो करता है तो उसका भी मोशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फॉर्म ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और particle is thrown some initial velocity near Earth's surface and it move along curved path under the action of gravity alone and the path followed by the projectile is called its trajectory। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के नियर से वर्टिकली कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो वो ग्रेविटी फोर्स उसमें लगेगा जिसके कारण से वो कर्व पाथ ले लेगा और कर्व पाथ लेने के बाद वापस नीचे गिर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रोजेक्टाइल कहेंगे और जो पाथ फॉलो करेगा उसको ट्रेजेक्टरी कहेंगे। आया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अब क्या हो रहा है कि ओरिजिन से ऑब्जेक्ट को यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो किया गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिर जाएगा। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया है, ये u है। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो u का 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलेंगे u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलेंगे u sin थीटा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करते हैं P, तो ये P जो पॉइंट है ये x और y को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस और यहाँ से y डिस्टेंस को। अब ऑब्जेक्ट होगा क्या कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा मैक्सिमम हाइट पे और इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वापस ये नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? यही है मैथमेटिकल एनालिसिस। अब चलिए देख लेते हैं। लेट OX बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ग्राउंड। OX जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड पे। OY बी अ वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, और OY जो है वो वर्टिकल लाइन है जो ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। O बी द ओरिजिन फॉर XY प्लेन, XY एक्सिस ऑन अ प्लेन। अब O जो है XY एक्सिस के ओरिजिन है। सपोज
एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विद वेलोसिटी यू। अब मान लेते हैं कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है यू वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ओ एक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो ओ एक्स है इससे एंगल थीटा बना रहा है, सच दैट एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए जब यहाँ पे होगा पॉइंट तो यहाँ पे एक्स नॉट भी जीरो होगा, वाई नॉट भी जीरो होगा और टाइम भी जीरो लिया जाएगा। तो ये है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस। अब इसी से हम लोग आगे बहुत सारा प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। समझते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है उसका इक्वेशन क्या होता है? सपोज एट एनी टाइम t1 द ऑब्जेक्ट रीचेज एट पॉइंट p x y। मान लेते हैं किसी टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली जो थ्रो किया है वो p पॉइंट पे पहुंच गया। अब p पॉइंट जो है वो x और y है। x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t। t टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड y जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है t टाइम पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग निकालेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन था उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट इज ओ एक्स इज कांस्टेंट। मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है ये ओ एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है। सो एक्सेलरेशन ए एक्स, तो ए एक्स का जो एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज जीरो, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो टी टाइम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी फार्मूला से हम लोग पोजीशन निकालेंगे। अब देखिए क्या होगा कि x को इस साइड ले आएंगे एक्स नॉट को, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट। अब ये एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब देखते हैं एक्स नॉट जीरो है, यू एक्स यू कॉस थीटा है, ए एक्स जो है वो भी जीरो है और टी जो टाइम वो टी ले रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इसका कैलकुलेशन तो एक्स नॉट क्या है? जीरो है। यू एक्स जो है ये यू कॉस थीटा है और टी जो है वो टी है प्लस हाफ ए एक्स जीरो है इंटू टी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा x इक्वल्स टू ये जीरो, यहाँ पे u कॉस थीटा, तो u कॉस थीटा इंटू टी। अब यहाँ जीरो है तो ये पूरा मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल्स टू आएगा u कॉस थीटा टी। और अगर यहाँ से हम t निकालना चाहें तो ये आ जाएगा x बाय यू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसको मान लेंगे इक्वेशन, टाइम जो आया ये u कॉस थीटा आया, x बाय यू कॉस थीटा आया। अब देखते हैं मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी वही है, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ओ टू एच। तो जब इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक, जैसे ये यहाँ ओ है और यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ एच है, तो इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलेरेशन ए वाई इज जी। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन ए वाई को जो हम लोग वाई डायरेक्शन में उसको जी ले लेंगे। अब देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज ओ वाई इज गिवन बाय। तो किसी भी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हम लोग लेंगे वाई इक्वल्स टू वाई नॉट वाई यू वाई टी हाफ ए वाई और टी स्क्वायर। अब देखेंगे वाई नॉट जो है वो जीरो है, यू वाई जो है यू साइन थीटा है और ए वाई जो है वो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उसको जी लेंगे, लेकिन ये माइनस लेंगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब यही सब वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे यू वाई जो है ये यू साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे टाइम टी ये हाफ ए वाई की जगह पे माइनस जी और ये टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू वाई साइन थीटा टी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ से जो पिछले इक्वेशन में टी का वैल्यू आया था वो आया था, क्या आया था टी का वैल्यू? ये आया था एक्स बाय यू कॉस थीटा।
अब यही x बाई यू कॉस थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 पे। तो देखिए ये u साइन थीटा, t का वैल्यू x बाई यू साइन थीटा यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी और u x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर, जो ये t का वैल्यू है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये u और ये u और u कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये टेन थीटा हो जाएगा। ये जो x है वो x है, यहाँ से हाफ और ये g और स्क्वायर है, तो यहाँ पे x और u कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से y इक्वल्स टू आ जाएगा x टेन थीटा हाफ हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पैरेलल दिस दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ parabola and is known as इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये जो इक्वेशन है वो पाराबोला का रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री के। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट। तो प्रोजेक्टाइल जब तक हवा में रहता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किए और वापस यहाँ गिर गया, अब ये हवा में जितना देर रहा उसी को क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। दैट इज टाइम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ टू बी। जैसे यहाँ पॉइंट ओ है और यहाँ पॉइंट बी है, तो इस दौरान जितना देर तक वो हवा में होगा उसी को क्या बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स सच एज। अब देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है इसमें दो पार्ट होता है। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट है और यहाँ से यहाँ एक पार्ट है और वापस यहाँ से नीचे तक एक पार्ट है। अब समझते हैं क्या क्या है। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम ओ टू एच, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। तो ओ से एच तक मतलब इनिशियल लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ पे एच पॉइंट। इसी तरह टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम एच टू बी, इट इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। अब देखिए एच से ओ तक, एच से बी तक मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड लेवल तक आने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये टी और टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से ऐड करेंगे तो टी और टी टू टी हो जाएगा और टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल टाइम का हाफ हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट एच। अब जैसे हाईएस्ट पॉइंट एच पे पहुंचता है वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वो क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट का जीरो। लेट अस कंसीडर वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू एच वी हैव। अब हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं जो ऑब्जेक्ट ओ से एच तक जा रहा है, तो उसमें ओ से एच तक जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी लेंगे यू आई जो होता है यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन लेंगे ए वाई तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह जो टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में वो टोटल टाइम का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वी वाई वो जीरो हो जा रहा है। अब देखिए फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ वी वाई ले लेंगे, यहाँ पे यू वाई ले लेंगे और ये एक जगह पे जी ले लेंगे और ये टी। अब देखिए v जो है वो जीरो है, यू आई क्या है ये है यू साइन थीटा माइनस जी और टी जो है वो क्या है टी का वैल्यू है जी, स्मॉल टी जो है वो टोटल टाइम हाफ है। अब इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो टी बाई टू इक्वल्स टू हो जाएगा और जी भी होगा यू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जी को इधर, तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाय जी। तो ये देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ गया। इसी तरह हम लोग मैक्सिमम हाइट जो होगा प्रोजेक्टाइल का उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पहले क्या है वो समझ लेते हैं। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं
तो जो भी वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम कवर करता है, इसी को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम हाइट को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर वर्टिकल अपवर्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू एच। मान लेते हैं ओ से एच तक वर्टिकल जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे भी यू वाई यू साइन थीटा होगा, ए वाई माइनस जी होगा। यहाँ पे वाई नॉट जो होगा वो 0 हो जाएगा, और वाई जो वर्टिकल हाइट है वो एच हो जाएगा। और टाइम जो है, यहाँ ये है टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट जो होता है टोटल टाइम का हाफ होता है, और इसी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं टी का यू साइन थीटा बाय जी। अब देखिए इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल्स टू वाई नॉट यू आई टी प्लस हाफ ए वाई और टी का स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुट करना है, और वाई जो है उसको एच लिए हैं, वाई नॉट 0 हो जाएगा। यू आई जो होता है यू साइन थीटा, और टी का वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी आया हुआ है। ये प्लस हाफ ए वाई का माइनस जी, और टी का जो वैल्यू है यू साइन थीटा बाई जी, उसको लेंगे और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 हट जाएगा, यू और यू स्क्वायर, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जी। इसी तरह ये माइनस आगे आ जाएगा, हाफ। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा और जी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब जी का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जी और ये एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ जी बचेगा। अब अब देखते हैं ये कैसे आया। तो यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, और यहाँ पे है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2g आएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इससे यहाँ पे 2 जिससे कैंसिल करेंगे तो 1 होगा, 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 2g। इस तरह से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, पहले समझते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके और ये वापस यहाँ नीचे गिरा, तो हॉरिजॉन्टली जो भी डिस्टेंस यहाँ से कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक, उसी को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो यू कॉस थीटा है एक्स एक्सिस में। अब यहाँ से यहाँ तक जो गया वो टोटल टाइम लगा, वो टी लगा, ठीक है। तो ये यू एक्स है वेलोसिटी, और ये टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी तो यू कॉस थीटा है, और टोटल टाइम के लिए 2 यू साइन थीटा बाई जी आया था। अब यहाँ पे क्या होगा कि यू और यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जी। अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ये फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए मैक्सिमम जो रेंज है वो डिपेंड करेगा एंगल पे। तो अगर साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा मतलब 1 होगा। अब देखिए साइन 2 थीटा 1 मतलब साइन 90, एंगल हो जाएगा 90। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90, अब 2 थीटा और यहाँ 90 डिग्री, तो इस तरह से थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब अगर 45 के एंगल से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। और मैक्सिमम रेंज के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, यू स्क्वायर बाय जी, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 हो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं न्यूमेरिकल। अ सोकर प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री। एक सोकर प्लेयर है जो बॉल को किक कर रहा है 30 डिग्री के एंगल से विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल स्पीड बॉल का कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एंगल पता चल गया 30 डिग्री, और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये पता चल गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, समझते हैं। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रैवल इन अ वर्टिकल प्लेन। एज्यूम करना है कि बॉल जो है वो वर्टिकल प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। कैलकुलेट करना है टाइम एट विच द बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे टाइम, हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, मतलब टाइम ऑफ एसेंट निकालना है। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा वो निकालना है। थर्ड क्वेश्चन में द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, रेंज निकालना है। और फोर्थ क्वेश्चन में टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, मतलब कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सबका फार्मूला है, टाइम ऑफ पेशेंट का फार्मूला क्या है, यू साइन थीटा बाई जी। देखिए यू का वैल्यू 20, साइन
30 डिग्री और जी का वैल्यू 10 लिया गया है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 20 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और जी का वैल्यू 10। अब देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 और 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा? 1 सेकंड। अब देखिए एच है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर का वैल्यू 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बाय 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यू स्क्वायर ये हो जाएगा 400 साइन स्क्वायर थीटा है मतलब 1/4 हो जाएगा और 2g है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पे 20 है तो 20 को 100 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हो गया 5 मीटर मैक्सिमम हाइट। अब रेंज देखेंगे तो रेंज देखेंगे यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 का वैल्यू और ये 10। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह टोटल टाइम देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट तो 2u का वैल्यू 10, ये साइन 30 डिग्री और ये 10, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 सेकंड आएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। When an object follows a circular path at a constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, इस तरह से सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, तो उसके मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर्स टू द स्पीड which is uniform थ्रू आउट द मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा मतलब स्पीड चेंज नहीं करेगा। ऑल्दो द स्पीड डज नॉट वेरी, द पार्टिकल इज एक्सीलरेटिंग बिकॉज द वेलोसिटी चेंजेज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। हालांकि स्पीड जो है वो सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं करता है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सर्कुलर ट्रैक के हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने से एक्सेलरेट होता है पार्टिकल। क्लियर है? जैसे देखिए इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। इस तरह से सर्कुलर मोशन में रहता है ऑब्जेक्ट तो उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज करता है और ये डायरेक्शन चेंज करने के कारण से ही एक्सीलरेट होता है बॉडी। आए समझ में? अब देखते हैं आगे। द फिगर शोज अ पार्टिकल p which moves along a circular track of radius r with a uniform speed u। तो यहाँ पे एक फिगर है, फिगर में क्या है कि जैसे ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे o पॉइंट है जो सेंटर है और सेंटर से ये है रेडियस r और ये पी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल को जिसका वेलोसिटी यहाँ पे u है। ठीक है? अब देखिए क्या होता है कि जब ये मूव करता है तो वेलोसिटी चेंज हर एक पॉइंट पे करेगा, तो इसलिए हर एक पॉइंट पे एक्सीलरेशन डेवलप होगा सेंटर की तरफ। अब चलिए कुछ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है कि जैसे घड़ी का सुई, घड़ी का जो सुई है वो मूव करता है इस तरह से सर्कुलर पाथ पे। ठीक, तो ये होगा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल ये है कि कोई भी व्हील जो होता है, ये रिम जो है ये पॉइंट इसके अराउंड ये इस तरह से मूव करता है व्हील। ठीक है, तो इसका भी ये भी एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। अब हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में। ठीक है, वो क्या है? तो फर्स्ट जो टर्म है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर at the center of circular path in the given time। मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ये मान लेते हैं सेंटर है ओ, तो ये रेडियस होगा। अब किसी गिवन टाइम पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, ये भी इसका रेडियस है। तो इस तरह से
सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो एंगल ट्रेस होगा उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। मतलब इसका यूनिट जो होता है ये होता है रेडियन। ठीक है। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि इसका यूनिट होता है रेडियन। तो यहाँ मास लेंथ टाइम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या होता है, इसलिए ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्लियर है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन भी होगा। और उसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, राइट हैंड रूल से। आया समझ में। नेक्स्ट टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजिशन। देखिए ये एंगुलर पोजीशन में चेंज हुआ। अब इस चेंज में अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। आगे देखते हैं। डिनोटेड बाय ओमेगा एंड इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब अगर इसका फार्मूला निकालेंगे तो पोजीशन चेंज किया वो डेल्टा टी है और टाइम लगा, सॉरी पोजीशन चेंज किया वो डेल्टा थीटा है और टाइम लगा डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी जो होगा वो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब अगर इसका यूनिट देखेंगे तो देखिए इसका यूनिट होता है रेडियन डेल्टा थीटा का, और डेल्टा टी का यूनिट होगा सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया यूनिट। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी देख सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा वो देखते हैं। तो डायमेंशन, रेडियन का तो कुछ भी डायमेंशन नहीं होता है, बच गया यहाँ पर सेकेंड। तो पर सेकेंड के लिए टाइम है, तो मास नहीं है तो m0, लेंथ भी नहीं है l0, टाइम है t और यहाँ पावर है -1। तो इस तरह से इसका डायमेंशन निकलेगा। आया समझ में। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ सेंटर एट ओ। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से समझते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और सेंटर है ओ पे। ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पी टू क्यू। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो पी से क्यू मूव किया, यहाँ पी है यहाँ पे क्यू है, इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और पी से क्यू मूव करने में टाइम कितना लगाया, ये लगाया डेल्टा टी। वेयर एंगल पी ओ क्यू डेल्टा थीटा। अब यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू जो है वो डेल्टा थीटा है। ठीक है। तो समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होगा वो एंगल ट्रेस बाय टाइम टेकन। तो एंगल ट्रेस जो हो रहा है वो डेल्टा थीटा हो रहा है, टाइम जो ले रहा है वो डेल्टा टी ले रहा है। अब इसी में अगर लिमिट हम लोग ले लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डी थीटा बाय डी टी। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होगा क्या कि जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ, एंगुलर वेलोसिटी, अब इसमें अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए इट इज़ मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से। मतलब इसका यूनिट जो होता है वो होता है
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड हैज़ डायमेंशन, और ये डायमेंशन है। तो देख लेते हैं डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए रेडियन का तो कुछ होता नहीं है डायमेंशन, तो ये m0 l0 और सेकंड के लिए t पावर है -2, तो यहाँ -2। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। अब अगर इसका भी टाइम लिमिट ले लेंगे 0, तो ये भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। अब समझते हैं टाइम पीरियड क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय particle to complete one revolution along its circular path। सर्कुलर पाथ में एक रेवोल्यूशन पूरा करने में जो भी टाइम लगाता है ऑब्जेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पूरा एक सर्कल को कंप्लीट करते हुए यहाँ पहुँच गया वापस, तो जो टाइम लगा, अब जो टाइम लगा उसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय टी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज मेजर्ड इन सेकेंड, और इसका यूनिट जो होता है टाइम पीरियड का वो होता है सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, पर यूनिट टाइम में जितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उसी को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। देखिए इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम में जितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा वो हो गया फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। मेजर्ड इन हर्ट्ज, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज, और पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अब देखिए रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है। लेट एफ बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ। द ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 1/f सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, 1/f सेकेंड, विच इज़ नोन एज टाइम पीरियड, और इसी को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टी, तो इस तरह से रिलेशन आ जाता है टी इक्वल्स टू 1/f। नेक्स्ट है रिलेशन अमंग एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन है वो समझते हैं। सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट illustrating अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लेते हैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, विथ फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी है एफ, टाइम पीरियड है टी। देन ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, द एंगल ट्रेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन इज 2 पाई रेडियन। अब देखिए क्या है कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे, सेंटर पे एंगल बनाएगा 2 पाई, या बोल सकते हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम लगा कंप्लीट करने में वो टाइम हो गया टाइम पीरियड, और जो एंगल बना सेंटर पे वो हो गया 2 पाई। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। थीटा जो हो गया वो 2 पाई हो गया, और टी जो हो गया टाइम पीरियड कैपिटल टी। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई बाय टी है, तो ये 1/t जो होता है, अगर यहाँ देखेंगे तो 1/t होता है फ्रीक्वेंसी एफ, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई और 1/t एफ, तो ये फार्मूला बन गया 2 पाई एफ। क्लियर है। तो इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी का क्या क्या फार्मूला बन सकता है, थीटा बाई टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी, और 2 पाई एफ।
नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये अभी हम लोग समझेंगे। देखिए, लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से। अब ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यही हम लोग देखेंगे। चलिए समझते हैं। सपोज द पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है। इज शोइंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेंटर पे शो कर रहा है डेल्टा थीटा और टाइम लगा रहा है डेल्टा टी। इन दिस टाइम पीरियड इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। अब ये जो डेल्टा टी टाइम है, इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है डेल्टा एस अलोंग द सर्कुलर ट्रैक में, है ना। तो समझते हैं इस फिगर को। देखिए फिगर क्या है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अब मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है ये ए पॉइंट पे है, अभी टाइम 0 है। ए से ऑब्जेक्ट इस समय इसका वेलोसिटी क्या है, v1 है। ए से ऑब्जेक्ट पहुंच गया बी पॉइंट पे, इस समय इसका वेलोसिटी है v2। अब जब ए से बी पहुंचा तो एंगल बनाया सेंटर पे डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा जो सेंटर पे एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए उसको टाइम लगा डेल्टा टी और डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा एस। क्लियर है। तो समझते हैं हम लोग। देखिए रिलेशन देखे थे, ओमेगा इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और वेलोसिटी इक्वल्स टू जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। एक चीज़ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एंगल बना दिया डेल्टा थीटा और ये रेडियस है, और यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया डेल्टा एस। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। अब यहाँ थीटा के यहाँ पे डेल्टा थीटा है और एल के यहाँ पे डेल्टा एस है और आर जो रेडियस है। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा। यही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन 3 में लिया गया है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 जो ये आया है, इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू किसका पुट करेंगे, डेल्टा थीटा का। तो चलिए देख लेते हैं। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू है आर डेल्टा थीटा। इक्वेशन 1 में अगर हम लोग यहाँ डेल्टा थीटा का वैल्यू निकालें तो डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा डेल्टा टी। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू आर और डेल्टा थीटा के यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ओमेगा डेल्टा टी। तो ये आ गया डेल्टा एस का वैल्यू। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में जब हम लोग पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस के जगह पे पूरा वैल्यू पुट करेंगे, आर ओमेगा डेल्टा टी, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, आर ओमेगा। तो इस तरह से ये रिलेशन आता है, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये आर। अब चलिए हम लोग कुछ फार्मूला जो हम लोग देखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg रिवॉल्व्स इन अ सर्कल डायमीटर 0.4 मीटर। एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और एक सर्कल पे ये मूव कर रहा है। तो सर्कल पे मूव कर रहा है तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना 0.4 मीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगा, तो रेडियस 0.2 मीटर आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, मेकिंग 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट जो दिया हुआ 1000 पर मिनट है, तो इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 बाई 60 ये हो जाएगा सेकंड में।
कैलकुलेट इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो लीनियर वेलोसिटी का v निकालना है और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन a निकालना है। देखिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, ये हम लोग पढ़े हैं 2 पाई, तो 2 वैल्यू है और न्यू का वैल्यू मतलब फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है 1000/60 दिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ये जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 3, तो इतना रेडियन पर सेकेंड आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अभी हम लोग देखें लीनियर वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो आर दिया हुआ है 0.2 और ये ओमेगा का वैल्यू, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 20π/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का ये आंसर हो गया। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो फार्मूला होता है a इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए a का वैल्यू है 0.2 और ओमेगा का वैल्यू इतना आया है यहाँ पे 100π/3, तो 100π/3 का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये 2000π²/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए।